नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार और नीतीश कुमार, बिहार में बहार नीतीश कुमार, ये एक मुहावरा जैसा बन गया है, कहावत जैसा बन गया है। नीतीश कुमार कितने समय से मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछा जाए तो उनको भी शायद उंगली पर गिनना पड़ेगा, और कितनी बार गठबंधन बदला है ये पूछना पड़े तो ये भी शायद गिनना पड़ेगा। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अकेले के दम पे इतना बहुमत नहीं ला पाते हैं कि मुख्यमंत्री बने तो गठबंधन बदलते रहते हैं। दोपहर तक इनके साथ रहते हैं, शाम को उनके साथ चले जाते हैं, रात में जाकर फिर से शपथ ग्रहण कराते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छूटती है। लेकिन पिछले काफी टाइम से ऐसा लग रहा है कि कुर्सी पर भले वो बैठे हों, लेकिन मुख्यमंत्री वो हैं नहीं, केवल नाम के मुख्यमंत्री हैं। एक तो कुछ भी बोल देते हैं, और दूसरा उनके राज्य में वो सब कुछ हो रहा है जो ये लगता है कि छात्र आंदोलन से निकले, समाजवादी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार के राज्य में कैसे पॉसिबल है। पटना में कश्मीरी जो मुस्लिम दुकानदार थे उनकी पिटाई की घटना हो चुकी है। पटना में ही गांधी भवन के अंदर एक लोक गायिका गा रही थी, रघुपति राघव राजाराम, उनके साथ बदतमीजी हुई, उनको माफी मांगने पे मजबूर किया गया। गांधी भवन के अंदर गांधी जी का भजन गाने से रोका गया नीतीश कुमार के राज में, जो उस समाजवादी आंदोलन से आए हैं, जो गांधी में अपनी परंपरा ढूंढता है, जो मानता है कि वो गांधीवादी है। जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया हो, जो इनके नेता हुआ करते थे, ये सब गांधीवादी लोग थे। और अब जो हो रहा है बीपीएससी के छात्रों के साथ जो हो रहा है, वो तो नीतीश कुमार के लिए निश्चित तौर पर बेहद बेहद शर्मनाक होना चाहिए। नीतीश कुमार आज दिल्ली आए हुए हैं, मनमोहन सिंह जी के परिवार से मिलेंगे, कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिलेंगे। 62 अफसरों का ट्रांसफर हुआ है, 62 ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया गया है, और ये सीनियर आईएएस और आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स हैं। और सत्ता के गलियारों में फिर एक बार चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार जी पाला बदल सकते हैं। हालांकि देखिए, जहां तक मेरा है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, शाम को नीतीश कुमार क्या करेंगे, शायद सुबह उनको खुद पता नहीं होता है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं 2024 में, नायडू और नीतीश के भरोसे, तब से यह कहानी लगातार चल रही है कि ये लोग समर्थन वापस ले लेंगे, पलट जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। कई चैनलों ने तो सैकड़ों वीडियो में सरकार गिरा दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली आए हैं, मनमोहन सिंह जी के परिवार से मिलेंगे, कुछ और थोड़ा इधर उधर करेंगे, कुछ आगे पीछे करेंगे और लौट जाएंगे। मुझे यही लगता है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि नीतीश कुमार की कम से कम लोकसभा में जो पार्टी है, वो पार्टी किसी भी हालत में मोदी का साथ छोड़ने वाली नहीं है। जब आरजेडी छोड़कर, इंडिया गठबंधन छोड़कर फिर से मोदी जी की गोदी में पहुंचे थे नीतीश कुमार, तो उसका कारण यही था कि उनके जो सांसद थे वो सारे के सारे यही चाहते थे कि वो कैसे भी बीजेपी के साथ चले जाएं। कहा यही जाता है कि वो बीजेपी के ज्यादा करीब है, नीतीश कुमार के कम करीब हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ऐसा कोई रिस्क लेंगे बिहार चुनाव से पहले कि उनकी पार्टी टूट जाए। और सच कहूं तो इससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार कहीं चले जाएं, मैं उनको सेकुलर नहीं मान सकता। जिसके मुख्यमंत्री रहते उसके राज्य में मुसलमानों के खिलाफ इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, जिसके मुख्यमंत्री रहते देश में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा है। मणिपुर में बिहार के 2 मजदूर मार दिए गए, उनको मुआवजा दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसकी आलोचना कर सके। तो ये बिना रीढ़ की हड्डी वाले नीतीश कुमार हैं, जो सत्ता के लिए आराम से भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे रहेंगे, गोद क्या पैर में पड़े रहेंगे, कोई समर्थन वगैरह वापस नहीं लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन आज की डेट में मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरी जो समस्या है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही कहा कि वो कहां जा रहे हैं। मेरी समस्या है बिहार में जो हो रहा है, बीपीएससी के छात्रों के साथ जो कल हुआ है, वो मेरे लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि इस देश में जैसे एक नियम बनता जा रहा है
कि कोई आंदोलन करेगा, लाठियां चलेंगी, वाटर कैनन चलेगा, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। कभी भी आंदोलनकारियों से बात करके चीजों को समझाने की कोशिश नहीं की जाएगी। और इतिहास यह बताता है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे आंदोलन को हर बार दबा दिया जाएगा, अगर शांतिपूर्ण अहिंसा के रास्ते से हो रहे आंदोलनों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो लोगों के भीतर का गुस्सा और लोगों के भीतर का फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। और जब वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा तो उसके जो नतायज होंगे, उसके जो रिजल्ट्स होंगे, वो खतरनाक होंगे। हमने दुनिया भर में ये चीज देखी है। घर में देख लीजिए, बच्चा प्यार से आपसे कुछ कहता है, मांगता है, आप नहीं देते हैं, बेचारा रोने लगता है, चुप हो जाता है, नहीं बात करता है। उसके बाद आप उसको उठ के पीट दीजिए, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5वीं बार फिर वो अपने मन की या तो कर लेगा, या चुरा लेगा, गलत रास्ते पे चला जाएगा, या आपका दुश्मन बन जाएगा। यही जनता के साथ होता है। अगर जनता की शांतिपूर्ण मांगे आप नहीं मानेंगे, तो फिर यही होगा कि जनता धीरे 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 यह समझ जाएगी कि अहिंसा के रास्ते से, शांतिपूर्ण रास्ते से कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर जो वो करेगी वो मैं कहना भी नहीं चाहता। और यह सारा कुछ अवसर देता है दलाल टाइप के लोगों को बीच में घुसने को, और आंदोलनकारियों को भटकाने का मौका देता है। कल यह काम किया प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर आए, आंदोलन में शामिल हो गए। ऐसा लगा कि वही आंदोलन को लीड कर रहे हैं, बिहार के सबसे बड़े आंदोलनकारी हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने जिंदगी में कभी आंदोलन की राजनीति नहीं की है, न छात्र जीवन में, न उसके बाद। बढ़िया पढ़ाई की, विदेश गए, लौट के आए, हमेशा खूब सारा पैसा कमाते रहे। इलेक्शन मैनेजमेंट का काम वो करते हैं, और उसमें भी उनकी कोई विचारधारा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैनेज किया है, उसके बाद ममता बनर्जी के लिए मैनेज किया, नीतीश कुमार के लिए मैनेज किया, उनकी पार्टी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस में भी शामिल होने का बहुत चर्चा था, लेकिन बताते हैं कि राहुल गांधी ने फाइनली मना कर दिया कि नहीं, इस आदमी को हम पार्टी में शामिल नहीं कर सकते। बहुत लोग यह आरोप लगाते हैं कि भले वो किसी के लिए इलेक्शन मैनेज कर रहे हो, लेकिन बेसिकली काम वो भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं। हो सकता है, जब पैसे लेके सर्विस देना ही काम है, तो जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसके लिए सर्विस देंगे। लेकिन आजकल नेता बने हुए हैं, बिहार में राजनीति कर रहे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बिहार में जन स्वराज पार्टी जो उन्होंने बनाई है, उसकी रैलियां होती हैं। पटना में एक बड़ी रैली की थी, बाद में पता चला कि उसमें काफी सारे लोग पैसे देके बुलाए गए थे। शहर शहर में संगठन बना रहे हैं, गांव गांव में संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और उनको लगा होगा कि ये जो छात्र आंदोलन चल रहा है, इसमें लाइमलाइट तुरंत मिल जाएगी। तो प्रशांत किशोर पहुंच गए वहां पे, और पहुंचने के बाद छात्रों को भड़काया भड़काया, लोगों का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि छात्र जब जुलूस निकालने की बात की, छात्र जब नारेबाजी की बात किए, और जब पुलिस पहुंची, तो प्रशांत किशोर जी गायब हो गए। गायब होने से पहले छात्रों से उनकी जबरदस्त बहस हुई है, उसका एक हिस्सा सुन लीजिए छोटा सा, फिर मैं आगे बात करता हूं। कौन कौन छात्र लोग आए जरा बताइए। नया नया नेता भी आए हैं, बड़े तकलीफ अरे भाई, अरे बात सुनो भाई, सुनो अभी कंबल मांगे हो हमसे, हमसे नीचे करो यार, लोग मांगे हैं क्या से? हाथ नीचे करो। आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं, हम लोग अपने दिए, हम लोग अपने दिए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर विद्यार्थियों से बात नहीं कर रहे हैं, आंदोलनकारियों से बात नहीं कर रहे हैं, अपने किसी कर्मचारी से बात कर रहे हैं जिसको 30-35 हजार सैलरी देते हैं। ये मेंटेलिटी है, ये मानसिकता है। जब आपकी किसी आंदोलन से किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं होती है, आप सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए वहां घुसते हैं, तो कंबल देना एहसान की तरह लगता है। आपको लगता है कि आपने कंबल दे दिया, 2-4 हजार खर्चा कर दिया, तो आपने पूरा आंदोलन खरीद लिया। और हिम्मत इतनी है कि जब पुलिस आती है तो चुपचाप पतली गली से निकल लेते हैं। और पुलिस की हालत देखिए आप, जाड़े का वक्त चल रहा है, दिसंबर की रात है, आदमी पानी भी गर्म करके पीना चाहता है। छात्रों के ऊपर वाटर कैनन चलाया जाता है, ठंडे पानी की बरसात की जाती है। इस सरकार से कोई पीने का पानी मांगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आंदोलनकारियों को भगाने के लिए पूरे देश में ठंडा पानी जरूर मिल जाता है। छात्रों के ऊपर ठंडा पानी फेंकते हैं
और उससे भी जब छात्र नहीं झुकते हैं तो लाठीचार्ज होता है। यह इस तरह से प्रशासन चल रहा है नीतीश कुमार का। और पूछने पे ऑफिसर कहते हैं कि हल्का फुल्का बल प्रयोग हमने किया था, हमने कोई खास बल प्रयोग नहीं किया था। मैं इनसे कहता हूं कि जरा सड़क पे खड़े हो जाएं और जो वाटर कैनन होता है उसको अपनी देह पे बर्दाश्त करें और उसके बाद बताएं कि ये जो वाटर कैनन है ये छोटा मोटा बल प्रयोग है या बड़ा बल प्रयोग है। बड़ा बल प्रयोग कब होता? जब जनरल डायर की तरह, जालियांवाला बाग की तरह आप इन छात्रों को गोलियां मरवा देते। किस चीज को बड़ा बल प्रयोग कहेंगे आप? चारों तरफ से मशीन गन लगा के गोलियां चलवाना चाहते थे। वाटर कैनन का प्रयोग आपको छोटा बल प्रयोग लग रहा है। यह पुलिस की मानसिकता तब बनती है जब राज्य के नेता, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री सत्ता के नशे में पागल हो जाते हैं, आंख बंद करके सो जाते हैं, जब उनको जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। और सवाल है कि जनता से लेना देना क्यों होगा? जनता इन मुद्दों पर वोट तो देती नहीं। जनता भूख पर, बेरोजगारी पर, नौकरी पर तो वोट देती नहीं। जनता को तो वो आदमी पसंद नहीं है जो नौकरियां बांट रहा था। जनता को वो आदमी भी पसंद नहीं आता जो उनके लिए काम करता है। राजस्थान में आयुष्मान वाली योजना थी, 25 लाख तक का इलाज फ्री था लोगों के लिए। लेकिन लोगों को तो धर्म का नशा चाहिए था। लोगों को तो ऐसा विधायक चाहिए था जो विधायक बनने के बाद अगले ही दिन पहुंच जाए मीट की दुकान बंद कराने के लिए। लोगों को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए था जिसकी अपनी पार्टी के लोग परेशान हो जाएं तो भी फोन ना करे। एक छोटी सी घटना बता देता हूं, फिर बिहार पे लौटता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, अचानक उनके खेत में पानी आ गया। रेगिस्तान के इलाके में खेत है, जीरे की खेती होती है। अचानक उनके खेत में पानी आ गया और लगातार पानी बहने लगा, पूरे खेत डूबने लगे। अब लोगों को तो पौराणिक सरस्वती नदी याद आने लगी, सब कुछ याद आने लगा। लेकिन वो भाजपा नेता जिसकी दाल रोटी किसानी से चलती होगी, उसकी तो जीरे की फसल डूब गई और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। रोकने की कोशिश कर रहा है, नाकाम है। वो भी बेचारा रो रो के थक गया। लेकिन राजस्थान की पर्ची सरकार सुनने को तैयार नहीं है, वहां पर उसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। तो लोगों को तो ऐसी सरकार चाहिए। लोगों को तो वो सरकार चाहिए जो धर्म की अफीम पिलाकर उनको सारा दर्द भुला दे। अब्दुल टाइट रहे, बाकी सब ठीक है। भले योगी जी का यूपी जो है वो देश का सबसे गरीब राज्य बन जाए, लेकिन वहां के लोग खुश हैं क्योंकि अब्दुल की चूड़ी टाइट है। ये भले समझ में नहीं आए कि अब्दुल की जितनी चूड़ी टाइट है उससे ज्यादा तुम्हारी चूड़ी टाइट हो गई है। लेकिन वोट देते जाते समय, जिस समय वोट देना होता है, यही नौजवान जो आज लाइन लगाकर खड़े हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, इन्हीं में से बड़ा हिस्सा उनका होता है जो नौकरी रोजगार का मुद्दा नहीं सोचते हैं, जो सिर्फ इतना सोचते हैं कि हां, हिंदू राष्ट्र हमको चाहिए, धार्मिक कट्टरपन हमको चाहिए, हमको मजबूत लीडर चाहिए। और जाके 29 लोकसभा सीट दे आते हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को। तो भैया, जब 29 सीट उन लोगों के नाम कर दिया है तो फिर तुम्हारी लाठी, तुम्हारे वाटर कैनन की चिंता उनको क्यों रहेगी? क्यों रहेगी नौकरी की चिंता, जब उनको पता है कि सब कुछ अदानी अंबानी को बेचते जाओ और नारे धार्मिक लगवाते जाओ। मस्जिद के सामने जाकर रामनवमी में गाना गाने की छूट दे दो, हर मस्जिद की खुदाई की छूट दे दो, कपड़े देखकर पहचानते हैं वाला डायलॉग मार दो, घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाते रहो। 6 महीने के अंदर पीओके कब्जा हो जाएगा। याद है ना, योगी जी कहे थे कि मोदी जी सत्ता में आए तो 6 महीने के अंदर पीओके कब्जा हो जाएगा। 6 महीने से ऊपर हो गया, कितना पीओके कब्जा हो गया है जरा कोई योगी जी से पूछ के बताए। तो जब ऐसे नफरती बयानों पर ही वोट देना है, जब ऐसी नफरती बातों पर ही पागल होना है, तो नीतीश कुमार कान में तेल और आंख में भी तेल ही डाले होंगे, और क्या डालेंगे। अगर ये सब करके चुपचाप बैठे हैं और छात्रों को पिटता हुआ देख रहे हैं तो इसमें आश्चर्य किस बात का है? अगर हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज पंजाब बंद है, डल्लेवाल साहब की हालत लगातार खराब हो रही है, कोर्ट कह रहा है कि उनकी जान बचाने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए, लेकिन ना तो आम आदमी पार्टी पंजाब की और ना ही दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार उनसे जाकर बात करने, किसानों की मांग मानने के लिए तैयार है। तो इसमें आश्चर्य किस बात का? वोट तो नफरत पे मिलना है।
वोट तो पागलपन पे मिलना है, और पता नहीं वोट से सरकार बनती भी है कि नहीं बनती है। अब तो बहुत सीरियस सवाल है। कोर्ट फैसला देता है, हाई कोर्ट फैसला देता है कि वादी को सब कुछ दिखाया जाए जितना प्रोसेस है, अचानक नियम बदल दिया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया जा सकता। क्यों भाई? क्या कर रहे थे ऐसा वहां पर? कौन कपड़े बदल रहा था वहां पे जिसकी गोपनीयता भंग हो जाएगी कि सीसीटीवी नहीं दिखाओगे? मेरठ की कहानी है, अभी न्यूज लॉन्ड्री ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट की है कि हजारों ऐसे नाम कटवा दिए गए जिनसे उम्मीद थी कि हमको वोट नहीं देंगे, और 28,000 फर्जी नाम जुड़वा दिए गए। 7,000 वोट से या 10,000 वोट से जीते हैं वहां पर अरुण गोविल। तो अब पता नहीं वोट की जरूरत भी है कि नहीं सरकार बनाने के लिए। हो सकता है नीतीश कुमार इसीलिए चुपचाप बैठे हों कि कोई वोट नहीं देगा तो दूसरी सेटिंग हो जाएगी, सरकार हमारी आ जाएगी। अब यह अलग बात है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनका भी महाराष्ट्र वाला खेला हो जाए, जीत तो जाए बीजेपी के साथ गलबैयां करके, लेकिन मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, और ज्यादा इधर उधर करे तो आधी पार्टी बीजेपी में शामिल हो जाए। अब यह सब तो जब होगा तब होगा, जैसा होगा जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इस देश में एक जो परंपरा बनती जा रही है कि जामिया के छात्र आंदोलन करें तो उनके हॉस्टल में घुस के उनको ऐसा मारो कि आंख एक छात्र की चली जाए। अलीगढ़ के छात्र अगर विरोध करें तो उनको भी पीटो। जामिया अलीगढ़ का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि जब जामिया में छात्र पिट रहे थे, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र पिट रहे थे, तो देश भर के दूसरे छात्र जो हैं वो तालियां बजा रहे थे बहुत से। उन्हें लग रहा था ये तो मुसलमान पिट रहे हैं, हमारा नंबर आएगा ही नहीं। आ गया ना आपका नंबर। लखनऊ में पहुंच जाइए नौकरी मांगने, देखिए कैसी पिटाई होती है। चाहे आप पंडित जी हो, चाहे ठाकुर साहब हो, चाहे दलित हो, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबकी पिटाई होती है अगर पहुंच गए नौकरी मांगने। बिहार में बीपीएससी वाले जो बच्चे ये आंदोलन कर रहे हैं, सब होंगे इसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, इसमें महिलाएं भी होंगी, लड़कियां भी होंगी, इसमें तथाकथित सवर्ण लोग भी होंगे, दलित भी होंगे, पिछड़े भी होंगे, सब होंगे। लेकिन जब वाटर कैनन चल रहा था तो उसने पहचाना कि पंडित जी को नहीं लगेंगे, ठाकुर साहब को नहीं लगेंगे, खाली मुसलमान को लगेंगे। नहीं पहचाना ना। जब पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू की होंगी तो क्या लाठियां पहचान रही होंगी कि हिंदू को पड़ेंगी कि मुसलमान को पड़ेंगी? लेकिन आप लोग तो इसी में मस्त रहते हैं। आप लोगों को लगता है कि फलनवा का घर टूट गया, बड़ा अच्छा हुआ, मियां था उसका घर टूट गया, हमारा घर कभी नहीं टूटेगा। आप लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि आप लोगों की ये चुप्पी और आप लोगों की इस तरह की जो बातें हैं वो सरकार को तानाशाह में बदलती हैं। सरकार जानती है कि आज इनको पीट रहे हैं तो कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कल इनको पीटेंगे तो कुछ लोग खुश होंगे। कभी इस देश में पे कमीशन को लेकर आंदोलन हो जाता था, अब सरकार ने कह दिया अगला पे कमीशन आएगा ही नहीं। सारे सरकारी कर्मचारी चुपचाप बैठकर फाइल घिस रहे हैं। उनको पता है कि आंदोलन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपनी गुलामी तो उन्होंने उसी दिन लिखवा ली थी जिस दिन धर्म के नाम पर जाकर वोट करना शुरू किया था। यही बिहार में हो रहा है, यही यूपी में हो रहा है, और हालत यहां पहुंच चुकी है कि आप अपने किसी भी अधिकार को बचाने के लिए आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आंदोलन करेंगे, कोई आपकी बात सुनने नहीं आएगा। किसानों का आंदोलन चल रहा था, इतने किसान मर रहे थे और दिल्ली के अंदर लोग कह रहे थे कि ये किसान ही नहीं है। कल जब आपके घरों पे बुलडोजर जाएगा, कल जब आपका बच्चा परीक्षा के लिए लड़ाई लड़ेगा, तो बाकी लोग हंसेंगे, क्योंकि ये समाज का नियम बन गया है। और जब समाज एक साथ खड़ा नहीं होता है, जब समाज आपस में बंट जाता है, जब समाज एक दूसरे का दुख देखकर खुश होता है, तो प्रशांत किशोर जैसे लोग पैदा होते हैं और ऐसी सरकारें पैदा होती हैं जो तानाशाह होती हैं, जिनको पता होता है कि लाठियों के जोर पर किसी को भी चुप करा दिया जाएगा, पूरा समाज खड़ा होकर नहीं आएगा। सोच के देखिए, कल छात्रों पर वाटर कैनन चली, अगर उस समय आधा पटना सड़कों पर आ गया होता, अगर बिहार के 25-30 जगहों पर बड़े आंदोलन खड़े हो गए होते, कर्मचारी आ गए होते, बाकी सारे लोग आ गए होते और सरकार से कहते कि आप छात्रों के ऊपर लाठी कैसे चला सकते हैं, तो आज क्या स्थिति होती। लेकिन कोई नहीं आएगा। ये लोग भी पिटे हैं, वाटर कैनन पड़ा है, कुछ दिन तक याद रहेगा, और फिर जब विधानसभा चुनाव आएगा तो जय श्री राम के नारे लगेंगे और उधर ही जाकर
एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा लगाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि दरअसल जितना बटेंगे तानाशाही उतनी ही बढ़ेगी। तो नीतीश कुमार से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरी बातें जो लोग सुन रहे हैं उनसे उम्मीद है कि सोचिए इस पर जो कुछ मैं कह रहा हूं। जैसा आपको लगता है कमेंट में बताइए। देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, वहां हमारा आपका एक साथ होना बेहद जरूरी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।